गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संघ लोक सेवा आयोग। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम कई बार यूपीएससी बोल देते हैं। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको ही हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक परिचय देख लेते हैं। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो भारत के संविधान द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी संविधान में बाकायदा संघ लोक सेवा आयोग को स्थान दिया गया है। यह भारत सरकार के जो लोक सेवा के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं का संचालन करता है। यानी जो भारत सरकार के अंतर्गत जो भर्तियां हैं उन भर्तियों के लिए ये भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। अब एक सवाल है कि यूपीएससी की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, कार्यपालिका को राजनीति व प्रशासन तंत्र के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित करने में ये सहायक है। दूसरा जो है, लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए योग्यतम प्रत्याशियों का चयन करने में इसकी भूमिका है। तीसरा जो पॉइंट है, लोक सेवा को भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार से दूर रखने में ये ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, लोक सेवाओं के संबंध में तकनीकी परामर्श प्रदान करने में भी इसकी आवश्यकता है। अब हम चलते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। देखिए, सन 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अधीन सन 1926 में एक लोक सेवा आयोग स्थापित किया गया था और उसके बाद एक ली कमीशन आया। उस ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर कुछ कार्य इसको दिए गए, लेकिन उसके बाद जब 1935 में भारत शासन अधिनियम आया और उसके अंतर्गत जो है एक फेडरल लोक सेवा आयोग इस्टेब्लिश किया गया, जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग कहलाया। अब हम चलते हैं कि लोक सेवा आयोग चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो संविधान का जो भाग 14 है उसमें अनुच्छेद 315 से लेकर के और 323 तक इससे रिलेटेड प्रोविज़न हैं। अब हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे। देखिए, अनुच्छेद 315 है, उसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 316 में इसके सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि का जिक्र है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने और निलंबित किए जाने से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं। 318 है, उसमें आयोग के जो सदस्य और कर्मचारी हैं उनकी सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन करने की शक्ति प्रदान की गई है। 319 जो है, अनुच्छेद 319, उसमें आयोग के सदस्यों द्वारा आयोग के सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध यानी रोक लगाई गई है। 320 जो है अनुच्छेद, उसमें लोक सेवा आयोग के कुछ कृत्य स्पेसिफाइड हैं। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय यानी खर्चों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 में जो है लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रोविज़न है। अब हम चलते हैं लोक सेवा आयोग के संगठन के बारे में, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जहाँ तक इसके कार्यकाल की बात है, पद ग्रहण करने की तिथि से 6 साल या फिर 65 साल की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो। यानी किसी व्यक्ति ने पद ग्रहण किया, अगर उसकी 6 साल पहले हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा, 6 साल नहीं हुई, 65 वर्ष पहले हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले हो। नेक्स्ट जो है, अगर हम सैलरी की बात करें, वेतन की बात करें, तो 2.5 लाख रुपए महीने वेतन मिलता है यूपीएससी के अध्यक्ष को और 2.25 लाख रुपए महीना मिलता है अन्य सदस्यों को। अब हम उस यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की कुछ सेवा शर्तों की बातें कर लेते हैं।
देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं पा सकता, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर वो रिटायरमेंट के बाद या उसके दौरान नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो दोहरे लाभ की स्थिति हो गई, और इस दोहरे लाभ को प्राप्त करने के चक्कर में वो पक्षपाती हो सकता है, लालच में आ सकता है। दूसरा जो है इसमें है कि अपनी कार्यावधि की समाप्ति के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य आयोग का अध्यक्ष या राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये जो है इसकी कुछ सेवा शर्तें हैं। अब हम इसके जो सदस्य हैं उनके रिमूवल से संबंधित कुछ चर्चाएं करते हैं कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों को हटाए जाने की जो प्रोसेस है वो दी गई है। इन सदस्यों को दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसा मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास विचार के लिए भेजा जाता है तथा संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाती है। उसके बाद न्यायालय राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और दोषी पाए जाने पर जो है राष्ट्रपति उसे हटा देता है। हालांकि जांच के पूरा होने तक राष्ट्रपति उस सदस्य को आयोग से निलंबित भी कर सकता है। तो ये इसके सदस्यों को हटाए जाने की कुछ प्रोसेस है। अब हम चलते हैं, हटाए जाने के कुछ अन्य आधार भी हैं कि अगर कोई सदस्य दिवालिया हो गया हो, वह अपने कार्यकाल में कोई अन्य संवैधानिक कार्य स्वीकार कर ले, राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो गया है, यदि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या इनके वास्ते किए गए किसी करार से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का संबंध हो, तो इसको दुराचार समझा जाएगा और इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है मिसकंडक्ट की वजह से। अब हम लोक सेवा आयोग के कुछ कार्यों का जिक्र कर लेते हैं। संघ तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य लोक सेवा आयोग को संयुक्त नियोजन अथवा भर्ती के लिए आग्रह करें तो राज्यों को इस प्रकार की योजनाएं बनाने में ये मददगार होता है। संघ तथा राज्य सरकारों को निम्नलिखित मसलों पर आयोग के साथ साथ परामर्श करना अपेक्षित है, जैसे कि लोक सेवा में भर्ती के तरीकों के बारे में ये परामर्श देता है सरकारों को। दूसरा, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और पदों के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में सलाह देता है। तीसरा, अनुशासनिक जो मामले हैं डिसिप्लिनरी, उनमें ये सलाह देता है। और चौथा है, ये कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के मसलों पर भी ये सरकारों को अपनी राय देता है। अब हम कुछ प्रोविज़न्स किए गए हैं जिनकी वजह से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो स्वतंत्रता है वो अनुरक्षित रहती है, बनी रहती है। अब वो क्या हैं ऐसे प्रोविज़न्स? जैसे कि आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। मतलब जो विहित जो प्रक्रिया है उसी का अनुसरण करके हटाया जा सकता है, मनमाने तरीके से नहीं हटाया जा सकता। आयोग के किसी भी सदस्य के पद से संबंधित शर्तों को उसके कार्यकाल के रूप में हानि के रूप में नहीं बदला जा सकता। यानी आयोग के सदस्यों का जो वेतन है वो उसकी कार्यावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्ते, प्रशासनिक खर्चे भारत सरकार की संचित निधि पर भारित है। यानी उसके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी उनके संबंध में मतदान नहीं होता। संघ और राज्यों के लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्यों को कुछ छोड़ करके उन्हें इस पद पर या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कुछ अपवादों को छोड़ करके जो है उन्हें उसी पद पर या सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। नेक्स्ट जो है आयोग की सलाहकारी भूमिका, कि जो संघ लोक सेवा आयोग है या जो लोक सेवा आयोग हैं राज्यों के, उनकी सलाहकारी भूमिका होती है, परामर्शदात्री भूमिका होती है। संविधान में जो लोक सेवा आयोग का जो कार्य है वो सिर्फ सलाह देना रखा गया है। इस प्रकार अन्य सेवा संबंधी मामलों में जिसमें पदोन्नति आदि के मामले भी सम्मिलित हैं, आयोग का कार्य सलाह देना भर है। यानी ये सलाह ही देता है, इसकी सलाहें जो हैं
बाध्यकारी नहीं होती, इसकी राय बाध्यकारी नहीं होती सरकारों के लिए। सरकारें चाहें तो माने, सरकारें चाहें तो नहीं भी माने। और लास्ट में हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि अनुभव जो है यही दर्शाता है कि सलाहकार होने पर बाध्यकारी होने की अपेक्षा से अधिक प्रभावशाली होते हैं। खतरा यह है कि आप उन्हें मैंडेटरी शक्तियाँ दे दें, यानी बाध्यकारी शक्तियाँ दे दें, तो आप प्रत्येक राज्य और केंद्र में 2-2 सरकारें बना देंगे। अनेक दृष्टिकोण से यही अच्छा है कि वो सलाहकारी ही बने रहें, क्योंकि संघर्ष हो सकता है फिर सरकारों के मध्य और लोक सेवा आयोग के मध्य, अगर लोक सेवा आयोग की जो जो भूमिका है अगर वो सलाहकारी की बजाय बाध्यकारी बना दी गई तो। धन्यवाद।